হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো আজকে আমার ভিডিও বানানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কালকে 1 তারিখে একটা জিনিস ঘটে গিয়েছে আমাদের ইন্ডিয়াতে। সো আজকে মর্নিংয়ে আমি ভিডিওটা দেখলাম, দেখে এতটাই খারাপ লাগলো যে মানে কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর আমাদের ইন্ডিয়ার আইন ব্যবস্থা এতটাই খারাপ, কোনো মানে তুলনাই হয় না ইন্ডিয়ার আইন ব্যবস্থাকে নিয়ে, এতটাই খারাপ। তুমি সেই ভিডিওটা দেখো, আমি কেন এই কথাটা বলছি, তাহলে ভিডিওটা না দেখলে বুঝতে পারো না। ভিডিওটা আগে দেখো, তাহলে বুঝতে পেরে যাবে যে আমি কেন বলছি। देखिए, जो चश्मदीद से बातचीत की है उसमें रोमाना पुलिस की जो लापरवाही सामने आई है वो बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इससे ज़्यादा पुलिस की मदद की नहीं जा सकती है जितनी पुलिस की मदद हमने जिस दीपक नाम के चश्मदीद से बात की उसने पुलिस की मदद करने की कोशिश की। उसने ये जो आप दुकान देख रही हैं, मिठाई की दुकान, सुबह ये 3:28 के आसपास ये दुकान खोलने जा रहा था, 3:24 या 28 पर। और तब इसने आवाज़ सुनी, दीपक ने भड़बड़ की और काफ़ी भड़बड़ की आवाज़ सुनाई दी, जो कि एक अनयूजुअल आवाज़ थी। तो सामने जो ये सड़क आप देख रही हैं, यहाँ पर एक कार जा रही थी और कार में वो भड़बड़ की आवाज़ थी। दीपक समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि कोई इंसानी बॉडी जो है वो उसमें कार के निचले हिस्से में ज़मीन में घिसटती हुई जा रही है। तुरंत उसने पुलिस को न सिर्फ कॉल किया, बताया, बल्कि तुरंत अपनी स्कूटी यहीं पर खड़ी थी, उस स्कूटी से वो पीछा करने लगा बलेनो कार का। और फिर उसके बाद लगातार 1.5 घंटे तक जो दीपक है वो पुलिस के संपर्क में, एक हाथ से स्कूटी चलाता रहा, दूसरे हाथ से फ़ोन पर लोकेशन बताता रहा कि मेरे सामने गाड़ी जा रही है, अब यहाँ है, अब यहाँ है। पुलिस लगातार बात करती रही। करीब 8 नंबरों से 16 से 20 बार पुलिस से उसकी बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस नहीं आई मौके पर। और दीपक का कहना है कि सिर्फ 5 मिनट लगता, अगर पुलिस आना चाहती तो घड़ी देख करके 5 मिनट लगता, पुलिस स्पॉट पर पहुंच जाती। हमने तो वो पूरा इंटरव्यू सुनाया है रविकांत, जो आपने दीपक का किया है। मैं तो कहूंगी कि दीपक जागरूक नागरिक, दीपक को सलाम करना चाहिए कि उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई एक जागरूक नागरिक के तौर पर। उसको खटका कुछ, उसने देखा, सुबह का वक्त था, मतलब आप सोचिए 3:20 था जब उसको एहसास हुआ कि गाड़ी ये जो सामने से निकल रही है उसकी दुकान के, इसमें एक शव लटका हुआ है। 3:20 पर उसने पहला फोन किया पुलिस को। इसके बाद खुद उसने अपनी स्कूटी उठाई, उस गाड़ी के धीरे धीरे पीछे जाने लगा। और दीपक ये बता रहा है कि 1 नहीं 2 नहीं, कई बार वो गाड़ी इसी जगह पर घूमती रही। 20 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। बीच में पीसीआर वैन भी उसको दिखी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी? और ये शख्स 3:20 से लेकर 4:18, क्योंकि एबीपी न्यूज पर रविकांत ने इस चश्मदीद का मोबाइल फोन भी दिखाया आपको, जिसमें बाकायदा वो पूरी कॉल डिटेल है। और अंकित, पुलिस अधिकारी ये कह रहे थे कि मामले का कोई चश्मदीद नहीं। लीजिए, एबीपी न्यूज ने मदद कर दी है पुलिस की, चश्मदीद भी सामने। बिल्कुल रोमाना, और पुलिस की ये जो थ्योरी है ना, इसके ऊपर एक एक करके कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चलिए हम बात करते हैं। देखिए, रविकांत ने चश्मदीद को दिखा दिया, वरुण ने जो है जो मृतका है उसकी मां से बात की, लेकिन अब मैं आपको जो एक जानकारी देने जा रहा हूं वो अपने आप में पुलिस की थ्योरी पर कैसे सवाल खड़े करती है। पुलिस की तरफ से आधिकारिक जानकारी क्या निकल के सामने आई है, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं उसी अस्पताल पर जहां पर मृतका को लाया गया था, जहां पर उसकी जो बॉडी रखी हुई है। लेकिन ये पुलिस का आधिकारिक जानकारी है, मैं उस पर जो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पुलिस की तरफ से कहा गया कि 3:24 पर पहली जानकारी मिली कि एक बेलेनो गाड़ी में एक जो है कोई शव है या किसी की बॉडी है वो घसीट रही है। 4:11 पर उसको जो है आइडेंटिफाई किया गया। ये पता चला कि बॉडी कंझावला में पड़ी हुई है, यानी 3:24 पे पहली कॉल, 4:11 पे दूसरी कॉल। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है एक और वक्त, और वो है 3:53 का। 3:53 पर पुलिस को एक जानकारी मिली कि एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है। अभी तक, अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से, जब रोमाना हम लोग बात कर रहे थे डीसीपी हरिंदर सिंह से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस के पास ये जानकारी पहले से ही थी, और इस हिसाब से 3 से 4 किलोमीटर तक जो है बॉडी जो है गाड़ी के साथ रही होगी। ये उन्होंने जो शुरुआती जांच के आधार पर बताया।
लेकिन 3:53 पे ये स्कूटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्सीडेंट हुआ है 3:24 से पहले। क्यों? क्योंकि पुलिस का जो आधिकारिक जो जानकारी है उसमें लिखा हुआ है कि 3:24 पर तो दीपक जिसको रविकांत सामने लेकर आए हैं, दीपक ने पुलिस को कॉल कर दी थी कि एक बेलेनो गाड़ी है, बेलेनो के साथ में एक जो है किसी की बॉडी ड्रैग करती हुई जा रही है, घसीटती हुई जा रही है। यानी कि स्कूटी का एक्सीडेंट जो पुलिस ने आधिकारिक जानकारी जो है हम लोगों के साथ साझा की, मीडिया के साथ साझा की है, 3:53 पे स्कूटी का एक्सीडेंट की बात नहीं है। एक्सीडेंट उससे पहले हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है या जो इसकी मृतका की जो मां है जो सवाल खड़े कर रही हैं उनमें सच्चाई है। निश्चित तौर पर पुलिस की तरफ से भले ही शुरुआती तौर पर कहा गया हो कि एक सीधा एक्सीडेंट का केस दिख रहा है, लेकिन ये यकीन मानिए जिस तरीके की जानकारी एबीपी न्यूज सामने लेकर के आ रहा है, पुलिस के खुद अपने जो दावे हैं वहां पर से वो लैप्सेस समझ में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये दुर्घटना ऐसा नहीं है, अगर दुर्घटना हुई भी है, अगर हुई है तब भी वो 3:53 पे नहीं हुई। जैसा कि पुलिस के जो आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि पुलिस के जवानों ने कंट्रोल रूम में जानकारी दी थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसकी जानकारी तो 3:53 पे आई। जो ये शख्स है दीपक, उसने तो पुलिस को 3:24 पर बता दिया था कि बेलेनो के साथ में एक बॉडी ड्रैग करती हुई घसीटती हुई जा रही है। यानी कि पुलिस की थ्योरी पर ही, उनकी अपनी जानकारी के आधार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, सवाल बहुत है, मामला बेहद उलझा हुआ है और इसलिए मुझे हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस इतनी जल्दबाजी में क्यों थी? बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए दिल्ली पुलिस की तरफ से क्यों रूल आउट किया जा रहा है कि किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ? दिल्ली पुलिस आखिरकार मामले को रफा दफा करती हुई अपने बयानों के जरिए क्यों नजर आ रही है? क्यों इस मामले में दिल्ली पुलिस इंतजार नहीं कर रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का? क्यों इस मामले में दिल्ली पुलिस पहले हर पहलू की जांच नहीं कर रही? क्यों दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि ये मामला शुरुआती नजर में उसको एक आम हादसे का नजर आ रहा है, जबकि जो भी इस हादसे के बारे में सुन रहा है उसको इसमें गहरी साजिश नजर आ रही है? सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं दिव्यांकर से, पुलिस थाने के बाहर से मौजूद है। इसी पुलिस थाने में वो बलेनो कार भी मौजूद है जिसमें दरिंदे बैठे हुए थे और वो स्कूटी भी खड़ी हुई है जिस पर लड़की सफर कर रही थी। टक्कर कैसे हुई, क्या कहा जा रहा है? कंडीशन देखकर दोनों गाड़ियों की क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि आप अंदर गए थे, आपने दोनों गाड़ियों को देखा था। दिव्यांकर जी, आपको मैं रोमरा बता दूं कि मैं अभी थाने से थोड़ा आगे चला आया हूं, स्पॉट पर उसी जगह पर मौजूद हूं। बाकी मैं थाने की अपडेट ये है कि जो स्क्रैचेस हैं वो गाड़ी के बाएं ओर लगे हैं, यानी कि जो टक्कर हुई है स्कूटी की। और स्कूटी की अगर बात करूं तो एक स्कूटी यहां पर भी खड़ी है जो मैं स्पॉट पर आया हूं। तो स्कूटी के जो आगे का हिस्सा रहता है, यानी कि जो इस तरह के जो सेफ्टी जो स्टेनलेस जो हैंडल रहती है, उस तरह की जो स्कूटी का जो स्कूटी थाने के अंदर खड़ी हुई है उसके जो सेफ्टी वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकीले हैं। यानी कि जो स्क्रैचेस हैं लेफ्ट साइड पर जो कार के लगे हैं, हो सकता है जब टक्कर हुई हो तो जो स्क्रैचेस है वो उसी स्कूटी के रहे हों। और स्कूटी की हेडलाइट भी टूटी हुई है। और बाएं और कार की अगर बात करें तो कार का जो दरवाजे के दोनों जो दरवाजे हैं बाईं ओर के, यानी कि लाइट का जो हिस्सा है आगे की लाइट और स्क्रैचेस होते हुए एक गाड़ी मेरे बगल से गुजर रही है, मैं वैसे बताऊंगा कि ये स्क्रैचेस दोनों बाएं तरफ के हिस्से पर लगे हुए हैं, यानी कि जो बाएं तरफ से ही टक्कर हुई है। बाकी स्पॉट पर मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले दरअसल यहीं पर टक्कर हुई थी क्या? आप जिस स्पॉट पर हैं यहीं पर कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट। তো তোমরা পুরো ভিডিওটাই দেখলে কেন আমি আজকে আমার মুডটা এত খারাপ হয়ে আছে আমাদের ইন্ডিয়ান পুলিশের উপর, তাও আবার দিল্লির মতো রাজধানী জায়গায় এরকম হয়। এর আগে নির্ভয়া কাণ্ড হলো, তাদের কি হলো 14 বছর পরে ফাঁসি দেওয়া হলো। 14 বছর, একটা মেয়ে মরে যাওয়ার 14 বছর পর একজনের ফাঁসি হলো। তাহলে আপনারা ভাবুন এবার আমাদের ইন্ডিয়ানের আইন ব্যবস্থাটা কেমন। 14 বছর পর মেয়েটার যে যারা রেপ করেছে বা ধর্ষণ করেছে তাদের 14 বছর পর ফাঁসি হলো। তারপরে আজকে কালকে 1 জানুয়ারিতে সো মেয়েটাকে একটা যে বালিনো চালাচ্ছিল 4 জন, সে ধাক্কা মারে আর ইচ্ছা করে গাড়ির নিচে আটকে যায় মেয়েটা, বাই চান্স কোনো মতে। সেই কন্টিনিউ চালাচ্ছিল গাড়িটা, কন্টিনিউ স্পিডে চালাচ্ছিল সেই গাড়িটা। আর একটা মিষ্টি দোকান যে দীপক দা বলে আছে একজন, ওই কন্টিনিউ পিছনে তাড়া করছিল আর পুলিশকে ফোনও করছিল যে হ্যাঁ উনি এই লোকেশনে আছে, উনি এই লোকেশনে আছে। সো পুলিশকে কন্টিনিউ বলতে আছে। একটা পুলিশে আসতে 5 মিনিট সময় লাগতো, তারা কী করলো 1.5 ঘন্টা পরে আসলো, 1.5-2 ঘন্টা পরে আসলো পুলিশ। 1.5-2 ঘন্টা পরে এসে পরে বলছে এখানে কোনো
কেউ সাক্ষী দিবে না বা কোনো সাক্ষীর লোক নেই যে এরকম হয়েছে বা কোনো কিছু। এবিপি আনন্দ কি বললো, এবিপি আনন্দ একটা নিউজ চ্যানেল হয়ে সেই সাক্ষীর লোকটাকে জোগাড় করে দিল যে পিছন করছিল তার। ঠিক আছে সেটা, আর মেয়েটার যে ফ্যামিলি চালায় সে ফ্যামিলি কী হবে এখন, ওর ছোটো ভাই বোন যারা আছে, আপনারাই ভাবুন এবার ওর ফ্যামিলিটাকে কী হবে, কে সাহায্য করবে। আমাদের এখানকার দেশের আইন ব্যবস্থাটা এতটাই বাজে, দিল্লি হোক যেখানেই হোক, ইন্ডিয়ার আইন ব্যবস্থা, ওরা খালি ট্রাফিকে মানুষের টাকা নিতে পারে। ওরা কার কত টাকা ফাইন লাগাবো, কার কত টাকা, কে হেলমেট পরেনি, কে ইসে করেনি, কে রেপ হচ্ছে, সেগুলো তো দেখবে না ওরা। এখানে যদি মন্ত্রীর মেয়ে হতো বা পুলিশের মেয়ে হতো, হ্যাঁ দিনে দিনে ধরা পড়ে যেত, দিনে দিনে ফাঁসিও হয়ে যেত। এখানে একটা মেয়েটার মা দেখতে পাচ্ছে যে ওরা দেখতে পাচ্ছে যে মেয়েটার মা কোনো টাকা দিয়ে করতে পারবে না বা টাকা দিতে পারবে না পুলিশকে, তাই জন্য মেয়েটাকে কী করে দিল, কোনো পোস্টম্যাডাম না কোনো কিছু না, বলছে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হয়নি ওর সাথে। আমাদের দেশে কি খালি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হয়, অন্য কিছু হয় না? এইভাবে যে মেরে দিচ্ছে মেয়েদেরকে, তো একটা নারী তো নিরাপত্তা দরকার না? তো আমি এটাই চাইছি যে সরকারের কাছ থেকে আমাদের দেশে আইন ব্যবস্থাটাকে আরও ঠিক করা হোক। তো এরকম কেন হবে মেয়েদের সাথে? এর আগে নির্ভয়া কাণ্ড, তারপর যেখানে সেখানে রেপ হচ্ছে, তারপরে অনেক কিছু হচ্ছে অনেক জায়গায়। সো কয়েকদিন আগে আমি একটা ইনসিডেন্ট বলছি, কয়েকদিন আগে আমার একটা মোবাইল হারিয়ে গিয়েছিলো দোকান থেকে। সো আমি ফাইন্ড মাই ডিভাইসে মোবাইলটা আমি খুঁজে বের করলাম। যে চোরটাকে চুরি করলো, যে চোরটা, সেই চোরটা একজনকে বেচে দিয়েছিল আমাদের এখানকার লোকাল। এবার চোরটা বিক্রি করে দেওয়ার পর আমি ফাইন্ড মাই মোবাইল থেকে ওখান থেকে বের করি, পুলিশকে এমনকি পুলিশকে নাম্বারটাও দিই, যে আমি বলে দিই যে এখানে মোবাইলটা আছে, ওনার কাছে আছে, উনি বিক্রি করেছিল, আমি ফোন করলাম। এমনকি ওনারা কোনো সাহায্য করেনি, কোনো ফোন করেনি, কোনো কিছু করেনি। আমাকে বলছে তুমি কীভাবে করবে করে নাও। আর মোবাইল হারিয়ে গিয়েছে মানে শেষ, ওটা ধরে নাও ওটা দেশের বাইরেও চলে যেতে পারবে বা কোনো কিছু। একটা মোবাইলের জন্য তোমরা কী করবে, আমাকে এটা বোঝানো হচ্ছে। ওনারা এটা বলছে না যে আমরা খুঁজে দিব বা কোনো, পুলিশে কিন্তু খুঁজতে সময় লাগে না, পুলিশের 1 মিনিটও সময় লাগে না যে খুঁজতে, যে হ্যাঁ ওরা যদি চায় রাতারাতি বের করে দেবে। হ্যাঁ এটা যদি ওদের নিজস্ব মোবাইল হতো দেখতেন রাতারাতি মোবাইলটা বের করে দেবে। এরকমই আমার মোবাইলের মতো ইনসিডেন্ট হচ্ছে। এই আজকে মেয়েটা মারা গেল, কালকে অন্য দিন অন্য কেস হবে, কোনো কিছু করবে না কেন? আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এটাই বলতে চাইছি যে আমাদের দেশের আইন ব্যবস্থাটা আরও ভালো হোক। খুব মানে কী বলবো, আর কোনো কিছু বলার নেই। আমার মুডটা এতই খারাপ হয়েছিল যে এই ভিডিওটা দেখার পর, সো কিছু বলার নেই আমার। সো গাইস তোমরা প্লিজ এটাকে শেয়ার করো আর মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। আমাদের দেশে আইন ব্যবস্থাটা এতটাই খারাপ, যাতে আইন ব্যবস্থাটা যেন ঠিক হয়, এটাই চাইছি। সো থ্যাংক ইউ।